मैं चाहता था कि 23 मार्च को यौम पाकिस्तान की खुशी के मौके पर गोरखपुर के मिशन की कामयाबी का तोहफा अहले वतन को पेश कर दिया जाए। मैंने अपने नंबर 2 को कहा, जिसे मैं आइंदा हबीब के नाम से मुखातिब करूंगा, कि इस मिशन की अहमियत के पेश नजर उसे फौरी तौर पर बेल्ट्स पर लेटने की प्रैक्टिस शुरू कर देनी चाहिए। मैंने उसे बेल्ट्स का एक सेट दिया, जिसे उसने छत में कुंडे गाड़ कर ट्रक की निचली शीट वाली पोजीशन में लटका दिया। वो हर रोज 2 मरतबा उन बेल्ट्स पर लेट कर साथियों को कहता कि उसे दाएं बाएं और आगे पीछे झुलाएं, ताकि चलते ऑयल टैंकर वाली पोजीशन बन जाए। हबीब को मिशन पर जाने की इजाजत देने के 2 रोज बाद मैं गैराज में गया तो मैकेनिक लड़के ने, जिसे आइंदा मैं कैसर कहूंगा, मुझसे पूछा कि हमें मिशन पर कब जाना है। मैं हैरान था कि साथियों के अलावा मैंने मिशन पर जाने के मुतालिक किसी को नहीं बताया, और जो लड़के गोरखपुर गए थे उन्हें भी मिशन के नाकाबिले अमल होने का कह दिया था। और अब कैसर का मुझसे ये पूछना कि हमें मिशन पर कब जाना है मेरे लिए बाइसे हैरत था। मैंने कैसर को जरा कुरेदा तो उसने बिला झिझक कहा कि उसे हमारी तैयारी और रॉड बनवाने से पूरा यकीन हो चुका है कि हमने मिशन पर जाने का फैसला कर लिया है। उसे लड़कों के जरिए गोरखपुर में ऑयल टैंकरों की निगरानी का भी इल्म हो चुका था। उसने कहा, अगरचे आपके मिशन के मुतालिक मुझे अभी तक पूरी मालूमात नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि आपका मिशन गोरखपुर से ताल्लुक रखता है और इसे ट्रक या ऑयल टैंकरों के नीचे बेल्ट्स पर लेट कर अंजाम देना है। बेल्ट्स पर लेटने के दौरान काम करने का मुझे तजुर्बा है। रॉड्स को चादर के सुराखों में कम से कम वक्त में डालने, सेट करने और बेल्ट्स को उनमें फिट करने का मैं दावा करता हूँ। रिवॉल्वर चलाने और चाकू के इस्तेमाल का मैं माहिर हूँ, इसलिए इस मिशन पर जाने के लिए मैं खुद को मौजू तरीन समझता हूँ। लिहाजा इस मिशन पर जाने का मौका मुझे दें। कैसर को मैंने बताया कि मैं पहले ही अपने साथियों में से एक का इंतखाब कर चुका हूँ, तो कैसर ने कहा कि एक की बजाय अगर 2 को मिशन पर भेजा जाए तो कामयाबी का दोहरा यकीन हो सकता है। कैसर की इन बातों ने मुझे बहुत मुतासिर किया। उसने बिल्कुल दुरुस्त कहा था कि 2 के मिशन पर जाने से कामयाबी के इम्कानात बहुत बढ़ जाते। एक से अगर गैर इरादी तौर पर कोई गलती हो जाती तो दूसरा उसे कवर कर सकता था, और वापसी के दौरान यकीनी मज़ाहमतों का मुकाबला करने के लिए दोनों एक दूसरे की मदद कर सकते थे। यह मिशन ऐसा था जिसके लिए सिर्फ एक बार ही रिस्क लिया जा सकता था। दूसरी बार जाने की कोई गुंजाइश हरगिज न थी। नफ्सियाती तौर पर भी अकेला शख्स मिशन के दौरान किसी मरहले में भी अकेला होने के बायस हवास खो सकता था, जबकि 2 होने की सूरत में तन्हा होने का एहसास खत्म हो जाता है। मैंने इन सब पहलुओं पर गौर करने और कैसर की इस मिशन पर जाने की ख्वाहिश और उसकी अहलियत के पेश नजर यह तय किया कि दोनों को मिशन पर भेजा जाए। मैंने कैसर को भी पेश आने वाले खतरात से पूरी तरह आगाह किया कि अगर ये उसकी स्किन डीप ख्वाहिश है तो वो खत्म हो जाए, लेकिन उसने अपने दलाइल से मुझे लाजवाब कर दिया। मैंने कैसर को इस मिशन में शामिल होने की इजाजत दे दी और अब तक हवाई अड्डे के मुतालिक मुझे जो मालूमात हासिल हो चुकी थी उनकी रोशनी में उसे ब्रीफ किया और फौरी तौर पर बेल्ट्स पर लेटने की प्रैक्टिस शुरू करने का कहा, और दूसरे ही दिन कैसर को बेल्ट्स का दूसरा सेट भिजवा दिया। मैंने इस मिशन पर जाने के लिए हबीब, नंबर 2 के अलावा अपने एक साथी और कैसर समेत 4 लड़कों को हमरा ले जाने का फैसला किया। इस दौरान पाकिस्तान भेजे जाने वाली डाक में मैंने लिख भेजा कि हम लोग एक मिशन का जायजा लेने और अगर मुमकिन हुआ तो उसे जायजा लेने के दौरान ही पूरा करने की कोशिश करेंगे। हबीब और एक और साथी मेरे हमरा जा रहे हैं। डाक की वसूली और भेजने का मेरे बाकी 2 साथियों को इल्म नहीं और न ही कोरियर से उनकी चेहरा आशनाई है, लिहाजा हमारी वापसी तक डाक के सिलसिले को मुअत्तल किया जाए। वापसी पर हम ट्रांसमीटर के जरिए किसी बुध या इतवार को 10 बजे ओके का सिग्नल देंगे। इस सिग्नल के बाद मामूल के दिनों और औकात में डाक का सिलसिला दोबारा शुरू कर दिया जाए। मैं अब तक किए गए मिशंस में इस बार सबसे बड़ा ग्रुप हमरा लिए जा रहा था, क्योंकि अभी तक मिशन के दौरान दरपेश मुख्तलिफ मराहिल से हम लाइल्म थे और मैं चाहता था कि जरूरत पड़ने पर मैं अददी कमी का शिकार न हो जाऊं। सब तैयारियां मुकम्मल करके हम 6 मार्च 1974 को गोरखपुर के लिए रवाना हुए। हमारे पास जाती और जरूरी सामान के अलावा 6 टाइम बम, 8 पिस्टल और सैकड़ों गोलियां थीं। गोरखपुर पहुंचकर मैंने एक साथी और लड़कों को मुख्तलिफ औकात में एक ही होटल में ठहराया। हबीब और कैसर ने मेरे हमरा मेरे होटल में कमरे लिए। दूसरे दिन सुबह ही से हमने पेट्रोल टैंक्स की निगरानी शुरू कर दी ताकि एयरफोर्स के ऑयल टैंकरों का खोज मिल सके। मुझे अब तक हासिल शुदा मालूमात से इस बात का यकीन हो चुका था कि ऑयल टैंकरों से डायरेक्ट जहाजों में पेट्रोल नहीं डाला जाता और सुरंग में यकीनन एयरफोर्स के अपने ज़ेर ज़मीन टैंक बने होंगे जिनमें ऑयल टैंकरों का पेट्रोल जखीरा किया जाता होगा और इन टैंकों से जहाजों को पेट्रोल सप्लाई होता होगा। ऑयल टैंकर अपना लोड एयरफोर्स के टैंकों में मुंतकिल करके अपनी पार्किंग में वापस आ जाते होंगे। 3-4 रोज की निगरानी के बाद हमें एयरफोर्स का ऑयल टैंकर दिखाई दिया। पेट्रोल भरने में तकरीबन आधा घंटा सर्फ हुआ। टैंकर में ड्राइवर के अलावा क्लीनर और एक मुसल्ला गार्ड मौजूद था। ये तीनों पेट्रोल भरने
भरने के दौरान टैंकर से बाहर आकर पेट्रोल टैंक्स के नजदीक ही बनी हुई एक मुंडेर पर बैठ गए। तेल भरने के दौरान हबीब और कैसर का टैंकर के नीचे घुसना मुमकिन न था। वापसी के सफर के दौरान सड़क पर सड़क मुरम्मत करने वालों के भेस में हम टैंकर को चंद मिनटों के लिए रोक सकते थे, लेकिन ये काम सड़क मुरम्मत की हैवी मशीनरी के बगैर मुमकिन न था। अगर हम सड़क पर किसी तरह से भी टैंकर रोककर और गार्ड, ड्राइवर और क्लीनर पर काबू पाकर और उनकी वर्दियां पहनकर टैंकर ले जाते तो पहली चेक पोस्ट पर ही धर लिए जाते। बफर्ज़ मुहाल अगर हम चेक पोस्ट की रुकावटों को भी उबूर कर लेते तो हमें न तो ये मालूम था कि एयरफोर्स के टैंक कहाँ हैं और किस तरह वहां तक पहुंचा जा सकता है। एयरफोर्स के टैंकर हफ्ते में एक आध बार ही पेट्रोल लेने आते थे। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ऑयल टैंकरों तक किस तरह पहुंचे। इसी सोच विचार में दिन पर दिन गुजरते जा रहे थे और हम इस मसले का कोई हल तलाश करने में कामयाब न हुए। एक शाम हम सब एक रेस्टोरेंट में बैठे थे कि एक लड़के ने कहा कि उसने निगरानी के दौरान देखा है कि पेट्रोल टैंक्स का जिस वसी चार दीवारी ने अहाता किया हुआ है उसके 3 बड़े गेट हैं। पहले और दूसरे गेट में रेलवे लाइन बिछी हुई है। एक छोटा गेट अमले के दाखिले के लिए बना हुआ है और तीसरे बड़े गेट से टैंकर आते जाते हैं। ये चारों गेट मुकफ्फल होते हैं। टैंकरों के लिए बने गेट पर एक चौकीदार मौजूद रहता है जो टैंकर ड्राइवर की शनाख्त के लिए 2-4 मिनटों के लिए टैंकर को गेट से बाहर रोकता है और शनाख्त के बाद ताला खोलकर टैंकर को अंदर जाने की इजाजत देता है। ये 2-4 मिनट का वक्फा हबीब और कैसर के लिए बहुत कम था। हमें कम से कम 10 मिनट दरकार थे। उसी लड़के ने कहा कि अगर एक लड़का मेरे हमरा कर दें तो मैं टैंकर को गेट पर 10 की बजाय 15-20 मिनट तक रोक सकता हूँ। मेरे पूछने पर उसने बताया कि हमारा एक साथी अगर सड़क पर फासले से खड़ा होकर दूर से टैंकर को देखकर इशारा कर दे तो मैं और मेरा दूसरा साथी फौरन ही चौकीदार के पास पहुंच जाएंगे। साथी चौकीदार को बातों में लगाकर उसके करीब ऐसे रुख से खड़ा हो जाएगा कि फाटक को चौकीदार न देख सके और मैं इसी दौरान ताले में थोड़ी सी एल्फी डाल दूंगा। ये काम करके हम वहां से चले आएंगे। टैंकर के पहुंचने पर चौकीदार ताला खोलने में नाकाम हो जाएगा। टैंकर में बैठे हुए लोग टैंकर से अगर उतरे भी तो उनका ध्यान ताले और गेट पर होगा। इस तरह जो वक्त मिलेगा उसमें हबीब और कैसर टैंकर के नीचे जाकर अपनी कार्रवाई आसानी से मुकम्मल कर सकते हैं। ये तजवीज अगरचे महफूज न थी, लेकिन इसके सिवा दूसरा कोई जरिया भी न था। सबने ही इसी तजवीज पर अमल करने के हक में वोट दिया। वाकयात के तसलसल को बरकरार रखने के लिए अर्ज है कि दिल्ली से रवानगी से कबल मैंने आरिफ के जरिए स्लेटी रंग के 2 ओवरऑल हबीब और कैसर के लिए खरीदे थे और उनकी पुश्त पर एयरफोर्स के मखसूस गोल दायरों वाले मखसूस निशान भी बनवा लिए थे। एक मसला जिसका कोई हल हमें अब तक नहीं सूझा था वो हबीब और कैसर के बम ऑन करके सुरंग से निकलने और एयरफोर्स के रिस्ट्रिक्टेड एरिया से बाहिफाजत बाहर आने का था। 2 मौहूम सी सूरतें थी। अव्वल ये कि धमाके के बाद वहाँ जो अफरा तफरी फैलनी थी उसका फायदा उठाकर वो दोनों कोई जीप या ट्रक लेकर जाने वाले रास्ते से ही वापस आए। हंगामी हालत में शुरू के 1-2 घंटों के दौरान सख्त तरीन सिक्योरिटी इंतजामात धरे के धरे रह जाते हैं। मुझे यकीन था कि ऑयल टैंक्स के अलावा एयरफोर्स का आर्सेनल भी सुरंग के अंदर ही मौजूद होगा। सुरंग में हमारे बमों के धमाके से अगर ऑयल टैंक्स ने आग पकड़ ली तो आर्सेनल में भी आग की हिद्दत से धमाके होंगे। जहाज तो यकीनन जल उठने थे। सुरंग में असलहा खाने के आग पकड़ने से धमाकों की शिद्दत और हिद्दत का रुख भी सिर्फ सुरंग के धाने की तरफ होगा। सुरंग के अंदर किसी भी जीरूह का बच जाना मुमकिन न था। इसलिए हबीब और कैसर का बमों के फटने से पहले ही सुरंग से बाहर निकल आना बेहद जरूरी था। दूसरी सूरत में दोनों को सुरंग से बाहर आकर पहाड़ पर चढ़ जाना और छुपते छुपाते लंबा चक्कर काट कर गोरखपुर या दिल्ली पहुंचना था। दोनों सूरतों में उनके बचने का बहुत कम इम्कान था। मैंने उनसे कोई बात पोशीदा नहीं रखी थी। गोरखपुर में भी उन्हें इन खतरात से कई बार आगाह किया, लेकिन सब बेसूद। उनका मिशन पर जाने का इसरार बढ़ता गया। मैं दिल्ली से रवानगी से पहले उत्तर प्रदेश का एक नक्शा हमरा लाया था। उस नक्शे के मुताबिक गोरखपुर से तकरीबन 50 किलोमीटर शुमाल में महिंदवाल और 45 किलोमीटर पर रावना और जुनूब में 50 किलोमीटर देवरिया के कस्बात थे। ये सब इलाका सतह मुर्तफा और छोटी बड़ी पहाड़ियों पर मुश्तमिल था। गोरखपुर में आखिरी हिदायत के तौर पर मैंने उन्हें कहा कि अगर सड़क पर वापसी में दुश्वारी पेश आए तो पहाड़ी रास्ता इख्तियार करें और नजदीकी कस्बात तक पहुंचने की कोशिश करें। पहाड़ी रास्ता इख्तियार करने की सूरत में अपने ओवरऑल उतार फेंकें। मैंने उन्हें कहा कि सुरंग के बाहर यकीनी तौर पर जीपें और ट्रक वगैरह खड़े होंगे। उनमें से कोई भी गाड़ी हासिल करें। अगर कोई रुकावट डाले तो बेदरीग उसे शूट कर दें। वापसी के दौरान अगर चेक पोस्टों पर कोई रोके तो गाड़ी चलाने वाला तेज रफ्तारी से बैरियर्स को तोड़ता हुआ आगे बढ़े, जबकि दूसरा गार्ड्स पर फायर खोल दे। मैंने उन्हें कहा कि मैं अपने साथ 2 लड़कों को लेकर किसी प्राइवेट गाड़ी में जहां तक उस सड़क पर आना मुमकिन हुआ उनका इंतजार करूंगा। सब अपना सामान बिल्कुल तैयार रखें क्योंकि हमें फौरी तौर पर गोरखपुर से निकलना होगा। गर्जे के अपना तमाम प्रोग्राम तफसीलन तय करके हमने अगली सुबह से मिशन पर अमली काम का आगाज कर दिया। हबीब और कैसर
कैसर ने ओवरऑल और बम खाली थैलों में डालकर ऑयल टैंक्स के करीब ओट में जगह संभाल ली। चौकीदार के पास जाने वाले दोनों लड़कों ने भी रेलवे लाइन के साथ ऐसी जगह पर डेरे डाले जहां से टैंकर की आमद का सिग्नल देने वाला लड़का उन्हें बखूबी दिखाई दे सकता था। प्रोग्राम के मुताबिक हमने ये तय किया कि हम सब हर रोज सुबह होटलों के बिल अदा करके हबीब और कैसर का सामान मेरे कमरे में और दूसरे होटल वाले एक लड़के के कमरे में रख दिया करें ताकि होटल छोड़ने में वक्त जाया न हो। मिशन से वापसी पर हबीब और कैसर को लेने के लिए प्राइवेट गाड़ी के हुसूल के लिए हमने फैसला किया कि जो ही कैसर और हबीब टैंकर के साथ रवाना होंगे, हम शहर में किसी भी अच्छी हालत की ऐसी प्राइवेट गाड़ी को रोककर जिसमें सिर्फ एक शख्स हुआ, ड्राइवर समेत उस गाड़ी को अगवा कर लेंगे। इस दौरान मेरा साथी अपने और मेरे होटल से सामान लेकर तयशुदा जगह पर आ जाएगा। उसके फौरी बाद हम एक और प्राइवेट गाड़ी ड्राइवर समेत अगवा करेंगे और दोनों गाड़ियां लेकर सुरंग वाली सड़क पर आखिरी 2 शाखे तक जाकर हबीब और कैसर का इंतजार करेंगे। दोनों गाड़ियों के मालिकान या ड्राइवर को सुनसान जगह देखकर लड़के उन्हें खंजर से हलाक कर देंगे। आप इसे हमारा जालिमाना और सफाकाना रवैया भी कह सकते हैं, लेकिन इसके सिवा कोई दूसरी सूरत न थी। अगर हम उन्हें ज़र्ब पहुंचाकर बेहोश भी कर देते तो होश में आने के बाद वो हमारी शक्ल सूरत से मुतल्लिका हुकाम को यकीनन आगाह कर देते। इसलिए हमने मजबूरन ये कदम उठाने का फैसला किया था। हम दुश्मन के साथ हालत जंग में थे और इन हालात में हमें किल योर एनिमी बिफोर ही किल्स यू के मकूले पर अमल करना था। हमारे 2 जांबाज इस इंतहाई खतरनाक मिशन पर जान की बाजी लगा रहे थे। उनके जाने के बाद ही हमने गाड़ियां अगवा करनी थी और उनकी जान बचाने के लिए अगर हमें सैकड़ों अफराद को भी हलाक करना पड़ता तो हम दरेग न करते। 20 मार्च तक हम रोजाना सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक अपनी अपनी जगहों पर बैठे टैंकर का इंतजार करते रहे। हम सुबह अपने हमरा सैंडविच बनवा कर ले जाते ताकि भूख का मदावा कर सकें। 21 मार्च को सुबह 9:30 बजे के करीब सड़क पर खड़े लड़के ने टैंकर की आमद का सिग्नल दिया। सिग्नल मिलते ही दोनों लड़के तकरीबन भागते हुए अपनी ओट से निकलकर गेट पर चौकीदार की तरफ गए। एक ने चौकीदार से टैंकों के इंचार्ज के मुतालिक पूछते हुए उसे बातों में लगाया। इस दौरान दूसरे लड़के ने निहायत फुर्ती से ताले में एल्फी डाल दी। ये सारा काम बमुश्किल 1.5 मिनट में पूरा करके दोनों लड़के शहर की तरफ मुकर्रर जगह पर लौट गए। चंद मिनट के अंदर टैंकर गेट पर पहुंच गया। चौकीदार ने मामूल के मुताबिक शनाख्त के बाद गेट खोलना चाहा तो ताला एल्फी की वजह से न खुल सका। चौकीदार ने ताला खोलने के लिए जोर आजमाई शुरू की। यही वक्फा हमें दरकार था। हबीब और कैसर ने बम्मों और ओवरऑल के थैले अपने सीनों पर बांध रखे थे। वो खामोशी और तेजी से टैंकर की तरफ बढ़े और बगैर किसी की नजर पड़े टैंकर के नीचे घुस गए। गेट खुलने में जब देर हुई तो टैंकर में बैठे ड्राइवर, गार्ड और क्लीनर भी उतर आए। ताले में एल्फी चूंकि ताजा ताजा डाली गई थी, इसलिए चंद जोरदार झटकों से ड्राइवर ने ताला खोल दिया। फाटक खुलने पर टैंकर अंदर दाखिल हुआ और एक टैंक से उसमें तेल भरा जाने लगा। हम सब दम साथे ये सारा अमल देख रहे थे। तेल भरने के बाद टैंकर वापसी के लिए रवाना हुआ। अब तक सब काम हमारी उम्मीदों के मुताबिक हुआ था। हम भागते भागते रिक्शा स्टैंड पर गए। वहां से 2 रिक्शे लेकर 2 लड़के होटलों से हमारा सामान लेने चले गए। मैंने उन्हें मीटिंग पॉइंट का बता दिया था। बाकी हम 3 थे। हमने शहर के साथ ही छोटे से इंडस्ट्रियल एरिया का रुख किया। हमें वहां से गाड़ियां हासिल करनी थी। चंद गाड़ियों के बाद हमें एक ऐसी कार दिखाई दी जिसमें सिर्फ एक आदमी था। मैंने सड़क के दरमियान आकर उसे रोका। ड्राइवर ने शीशे चढ़ाए हुए थे। पिस्टल मेरी जेब में था। मैंने उसे कुछ कहने के अंदाज में लब हिलाए। कुछ न समझते हुए उसने शीशा नीचे किया। मैंने पिस्टल निकाल कर उसकी गर्दन के साथ लगा दिया। ड्राइवर के लिए ये सब इंतहाई गैर मुतवक्के था। वो बौखला गया। मैंने दरवाजा खोलकर उसे साथ की नशिस्त पर धकेला और खुद स्टीयरिंग संभाल लिया। मुझे स्टीयरिंग पर देखते ही दोनों लड़के ओट से निकलकर गाड़ी की पिछली सीट पर बैठ गए। मैंने गाड़ी को टर्न किया। इस दौरान लड़कों ने ड्राइवर को खींचकर पिछली सीट के पायदान पर लिटा दिया और एक लड़के ने रिवॉल्वर उसकी कनपटी से लगाकर कहा कि जरा भी हरकत की या आवाज निकाली तो भेजा उड़ा दूंगा। गाड़ी लेकर मैं मीटिंग पॉइंट पर पहुंच गया और गाड़ी से निकलकर होटल जाने वाले लड़कों के आने का इंतजार करने लगा। 20 मिनट के अंदर चंद मिनटों के वक्फे से दोनों लड़के आ गए और गाड़ी से कुछ दूर ही सामान उतार कर रिक्शों को फारिग कर दिया। मैं गाड़ी उनके करीब ले आया। उन्होंने जल्दी जल्दी सामान गाड़ी की डिग्गी में रखा और हम दूसरी गाड़ी की तलाश में निकल खड़े हुए। अब हमने रेलवे ऑफिस का रुख किया और ऑफिस के मेन गेट से बाहर ही गाड़ी पार्क करके हम 2 ऑफिस की हुदूद में दाखिल हुए। गोरखपुर में बड़ा जंक्शन होने की वजह से मुसाफिरों की भीड़ रहती है। हम ऑफिस की कार पार्किंग में चले गए। रिजर्वेशन के लिए वहाँ लोग आ जा रहे थे। पार्किंग में 7-8 गाड़ियां खड़ी थी। हम गाड़ी चुरा भी सकते थे, लेकिन गाड़ी चोरी
चोरी होने की इत्तला मिलने पर न सिर्फ शहर की नाकाबंदी हो जाती बल्कि गाड़ी की तलाश भी फौरी शुरू हो जाती। इसलिए हम ड्राइवर के साथ ही गाड़ी को अगवा करना चाहते थे। एक सूटेड बूटेड साहब रिजर्वेशन ऑफिस से बाहर आए और एक नई गाड़ी की जानिब बढ़े। अभी उसने गाड़ी का दरवाजा खोला ही था कि मैंने पिस्टल उसकी पुश्त से लगाकर उसे अंदर धकेला और पिस्टल के दस्ते से उसके सर के पिछले हिस्से पर जोरदार चोट लगाई। वो बेहोश हो गया। मेरे साथी ने पिछला दरवाजा खोलकर उसे भी पायदान पर लेटा दिया। मैं गाड़ी लेकर ऑफिस के बाहर आ गया। मेरा साथी भी गाड़ी चलाने का माहिर था। मैंने साथी को दूसरी गाड़ी चलाने के लिए भेज दिया और कहा कि उस गाड़ी के ड्राइवर को भी पिस्टल के दस्ते से सर पर चोट लगाकर बेहोश कर दे ताकि उनकी तरफ से कोई खदशा बाकी न रहे। हम कुल 7 अफराद गोरखपुर आए थे। हबीब और कैसर के अलावा हम 5 थे। एक लड़का मेरी गाड़ी में पिछली सीट पर बैठ गया और दूसरी गाड़ी में मेरे साथी के साथ 2 लड़के बैठ गए और हमने अल्लाह का नाम लेकर अपनी गाड़ियां हवाई अड्डे की सड़क पर डाल दी। मैं इस बात का एतराफ करने में कोई झिझक महसूस नहीं करूंगा कि ये मेरा पहला मिशन था जिसमें मैं एडवांस पार्टी में शामिल नहीं था। मेरी अपनी हालत ऐसी थी कि हवास बिल्कुल मुअत्तल हो चुके थे और मैं पहले से तयशुदा प्लानिंग के मुताबिक एक रोबोट की तरह काम कर रहा था। मेरे साथी और लड़कों की भी यकीनन यही हालत थी। ये पहला मिशन था जिसमें कार्रवाई की जगह और हालात का हमें जर्रा भर इल्म नहीं था। कार्रवाई के बाद हबीब और कैसर के बाहिफाजत बच निकलने के बहुत ही कम और मुबहम चांस थे। इस सारी प्लानिंग की जिम्मेदारी मुझ पर थी और मैंने अपने सीनियर से भी इस मिशन की इजाजत नहीं ली थी। हबीब और कैसर अगर बखैरियत वापस आ जाते तो इसमें मेरी प्लानिंग का जर्रा भर हिस्सा न होता बल्कि ये हम पर अल्लाह पाक का रहम और करम होता। मुझे एहसास हो रहा था कि अपने नंबर बनाने की ख्वाहिश में मैंने हबीब और कैसर को मौत के मुंह में धकेला है। मुझे शिद्दत से एहसास हो रहा था कि मैंने जल्दबाजी में गलत और गैर महफूज प्लानिंग की है। इस एहसास की वजह से अगर सुबह का वक्त लौट आता तो मैं हबीब और कैसर को जाने से रोक देता, लेकिन तीर कमान से छूट चुका था। अब मैं अल्लाह पाक के रहम करम की उम्मीद पर आस लगाए बैठा था। लड़कों और साथियों की हालत भी मुझसे मुख्तलिफ न थी। एक दूसरे से वो एक लफ्ज भी बोल नहीं पा रहे थे। हमारे कैदी सर की चोट के बायस तकरीबन 2 घंटों के लिए बेहोश हो चुके थे। मैंने लड़कों को कहा कि इनके सरों पर दोबारा चोट लगाएं ताकि वो होश में ना आ सकें। मैंने उस वक्त ही ये अहद किया कि हबीब और कैसर की बखैरियत आमद की खुशी में अल्लाह के हुजूर शुक्राने के नफल अदा करूंगा और इन 2 कैदियों को हलाक करने की बजाय सर पर चोटें पहुंचाकर 4-5 घंटों के लिए बेहोश कर दूंगा और इस अरसे में दोनों गाड़ियों में हम गोरखपुर से खासी दूर निकल जाएंगे। हमने वापसी का रूट बजरिया सड़क खलीलाबाद 60 किलोमीटर और फैजाबाद 150 किलोमीटर तक और फिर बजरिया ट्रेन लखनऊ और लखनऊ से दिल्ली जाने का बनाया था। हमें इंतजार का एक एक पल गुजारना मुश्किल हो रहा था। हबीब और कैसर को गए तकरीबन 3 घंटे गुजरे थे कि हमें जमीन हिलती हुई महसूस हुई। अभी जमीन की थरथराहट खत्म नहीं हुई थी कि पहाड़ की दूसरी जानिब से आग और धुएं के बादल उठते हुए दिखाई दिए। उसके साथ ही कानों के पर्दे फाड़ने वाले धमाकों का सिलसिला शुरू हो गया। वक्फे वक्फे से आग के शोले बुलंद होते और धमाकों की शिद्दत बढ़ती जाती। शोले इतने बुलंद थे कि पहाड़ की दूसरी जानिब होने के बावजूद हमें दिखाई दे रहे थे। वक्फे वक्फे से धमाकों की शिद्दत से मैंने अंदाजा लगाया कि सुरंग में बना हुआ असलहा खाना भी आग पकड़ चुका है और ये धमाके बम, रॉकेट और दूसरा असलहा फटने से हो रहे हैं। हमें जो शोले दिखाई दे रहे थे वो यकीनन सुरंग के धाने से निकलते थे क्योंकि अखराज का और कोई रास्ता न था। मिशन पूरा होने की हद तक हम कामयाब हो चुके थे, लेकिन हमें जरा भी खुशी न थी। हम सब हबीब और कैसर की बखैरियत वापसी की दुआएं मांग रहे थे। धमाके और आग के शोले उसी शिद्दत से जारी थे कि हमें एयरफोर्स का एक ट्रक सुरंग की तरफ से आता दिखाई दिया। हमने गाड़ियां स्टार्ट कर ली और 2 लड़के उस सड़क के दोनों तरफ ढलानों में खड़े हो गए। ट्रक तेजी से हमारी तरफ बढ़ता चला रहा था। ट्रक जरा नजदीक पहुंचा तो लड़कों ने ड्राइवर और साथ की सीट पर बैठे को पहचान कर नारा लगाया और सड़क के बीच आकर ट्रक को रुकने का इशारा देने लगे। ट्रक रुकते ही हबीब और कैसर ट्रक से बाहर आए। मैंने अपने साथी को कहा कि ट्रक के एक्सेलरेटर पर पत्थर रख कर उसको स्टार्ट करे और स्टीयरिंग मोड़ कर सड़क की ढलवान पर लुढ़का दे। अभी तक हमारे हवास काबू में न थे और न ही हबीब और कैसर से हमने कोई बात की थी। ट्रक लुढ़कता हुआ ढलवान से 50-60 फुट गहरी खाई में जा गिरा। लुढ़कते हुए उसे आग लग गई। इस दौरान लड़के 2 यरगमाली ड्राइवरों को गाड़ियों से बेहोशी की हालत में ही निकाल चुके थे। एक लड़के ने खंजर निकाला हुआ था। मैंने ये देखा तो चीख कर उसे मना किया। लड़के मेरे कहने पर उन दोनों को घसीट कर ढलवान पर एक बड़े पत्थर की ओट में ले गए। मैंने जाकर खुद उनके सरों को पिस्टल के दस्ते से कई बार जरब पहुंचाई। मेरे अंदाजे के मुताबिक वो आइंदा 4-5 घंटों तक होश में नहीं आ सकते थे। कैसर मेरे साथ और हबीब साथी की गाड़ी में बैठ गया। हमने गाड़ियों का रुख गोरखपुर की जानिब किया और शहर में दाखिले से पहले ही खलीलाबाद की सड़क पर गाड़ियों को तेज रफ्तार से भगाते ले गए। सड़क टूट फूट का शिकार थी। हम बमुश्किल 1 घंटे में खलीलाबाद पहुंचे। वहां पर हमने दोनों गाड़ियों में पेट्रोल डलवाया, पानी और ऑयल चेक किया और फैजाबाद
फैजाबाद की तरफ रवाना हो गए। फैजाबाद पहुंचने में हमें मजीद 5 घंटे लगे। सड़क जगह जगह जिगजैग और टूटी फूटी थी। फैजाबाद में दाखिल होने से पहले हमने गाड़ियां रोककर अपना सामान निकाल लिया। मेरे साथी ने ट्रक लुढ़काते वक्त डीजल से भरा कैन निकाल कर आधा ट्रक में उंडेल दिया था और आधा हमरा ले आया था। ट्रक से बाहर निकलकर उसने डीजल को आग दिखा दी थी और इसी वजह से ट्रक में आग भड़क उठी थी। आधा बचा हुआ डीजल हम दोनों ने गाड़ियों के अंदर उंडेल दिया और उसे आग लगाकर तेज तेज कदमों फैजाबाद में दाखिल हो गए। फैजाबाद में रिक्शे लेकर हम रेलवे स्टेशन पहुंचे। मैंने अपने साथी को स्टेशन का जायजा लेने को भेजा। उसने बताया कि कोई गैर मामूली सरगर्मी दिखाई नहीं दी। हमने दो की टोलियों में लखनऊ के टिकट लिए। 3 घंटे इंतजार के बाद लखनऊ जाने वाली ट्रेन आई और हम सब एक ही डिब्बे में सवार हो गए। मैंने सबको अपने पिस्टल और रिवॉल्वर तैयार रखने का कहा। इतने बड़े मिशन को कामयाबी से पूरा करने और कैसर और हबीब के बखैरियत लौट आने के बाद हम कोई रिस्क लेने को तैयार न थे। ट्रेन के चलने के बाद हमने गोरखपुर से बनवाए सैंडविच खाए। फैजाबाद से लखनऊ तक 125 किलोमीटर का फासला उस पैसेंजर ट्रेन ने 5 घंटों में तय किया। लखनऊ पहुंचे तो खासी रात ढल चुकी थी। स्टेशन से मालूम हुआ कि दिल्ली की ट्रेन सुबह 8 बजे मिलेगी। हमने रात का बकिया हिस्सा रेलवे वेटिंग रूम में ही गुजारने का फैसला किया। स्टेशन से ही हमने चाय और केक खाकर भूख मिटाई। सुबह 8 बजे हम ट्रेन में बैठे और शाम गए दिल्ली पहुंचे। गोरखपुर से दिल्ली पहुंचने तक हमने मिशन के मुतालिक अपने जांबाज हीरोज हबीब और कैसर से कोई बात न पूछी। दिल्ली स्टेशन से मैं सबको हमरा लेकर साथियों के घर आ गया। ये रात भी हमने खामोशी से बसर की। बावजूद बेहद इश्तियाक के मैंने हबीब और कैसर से मिशन के मुतालिक कुछ न पूछा। मैं जानता था कि उन्हें टेंशन के जाल से निकलने के लिए आराम की बेहद जरूरत है।